तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जहां पर फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री देखा था और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री देखा था। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। ऐसी कौन कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि रिलेट करती है बायोलॉजिकल एक्शन से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर हम देखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग, किलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का आपका लेक्चर है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट, एंड देन हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये चार कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर प्रोटीन बाइंडिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है आपका आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन आप सभी को पता है, जैसे मान लीजिए NaCl है तो ये किस में टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह से ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, अभी ये वाली जो फॉर्म है ये होती है अनआयनाइज्ड फॉर्म। अनआयनाइज्ड का मतलब ये टूटी हुई नहीं है। और ये देखिए ये आयन्स बने हुए हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो ये क्या हो गया? आयनाइज्ड फॉर्म हो गया। तो एक तो होती है अनआयनाइज्ड फॉर्म, एक होती है आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक होता है अनआयनाइज्ड मतलब नॉन आयनिक, और एक होता है आयोनाइज मतलब आयन बन चुके हैं तो आयनिक। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है A, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये अनआयनाइज है, नॉन आयनिक है। पर अगर इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो आयोनाइज या फिर आयनिक कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या कहलाएगा? केटाइन कहलाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या कहलाएगा? एनाइन कहलाएगा। तो एक बार मैं एग्जांपल और अच्छे से दे देता हूं आपको। देखो यहां पर आप देखिए NaCl, ठीक है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये प्लस है तो कैसा हो गया? केटाइन, और ये नेगेटिव है तो कैसा हो गया? एनाइन। ठीक, उसके बाद ये NaCl है तो ये कैसा है? अनआयनाइज्ड फॉर्म, और ये जो Na प्लस और Cl माइनस है ये कैसे हुए? आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक, इस तरह से आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, एक और एग्जांपल दे रखा है CH3COOH, COO नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ कि CH3COOH, देखो CH3COOH, तो ये जब टूटेगा तो बनेगा CH3COO नेगेटिव, और H प्लस जो है रिलीज हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव फॉर्म में वो तो केटाइन हुआ, और जो नेगेटिव फॉर्म में वो एनाइन हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? चलो एक बात और समझते हैं। अभी देखो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, अगर कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम +2 बनाता है। तो ये क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हुआ? केटाइन हुआ। तो केटाइन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन देने पर केटाइन बनता है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और केटाइन बनता है। और सामने वाला, जैसे मान लीजिए ये A है, जो भी इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब ऐसा समझो उधारी लेना, और अगर आप उधारी लोगे तो आप पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को, टेक करने को नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम कहते हैं एनाइन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन कहते किसे हैं? आयंस में डिसोसिएट होने को आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ओके सर,
अब आपने क्या करा, कोई टेबलेट ली, तो जो भी टेबलेट आप लेते हैं वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? अनआयनाइज्ड फॉर्म में। अनआयनाइज्ड बोल लो या फिर आप बोल लो लिपोफिलिक। कैसी नेचर की होती है? लिपोफिलिक। ऑरली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ली, अब वो बॉडी में जाके किसी हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो आपने ली है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ली है, और बॉडी में जाने के बाद वो कैसी हो जाती है? आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाती है। अब वो वापस कन्वर्ट होती है, वापस किस में कन्वर्ट होती है? अनआयनाइज्ड में। तो देखो याद रखो, सबसे पहले किस नेचर की थी? सबसे पहले थी अनआयनाइज्ड, तो यहां पे लिख लेते हैं हम यू, अनआयनाइज्ड। उसके बाद किस नेचर की हो गई? आयोनाइज्ड, तो यहां पर हम लिख लेते हैं आई। यू का मतलब अनआयनाइज्ड, आई का मतलब आयोनाइज्ड। और फिर किस नेचर की हो गई? अनआयनाइज्ड, तो हम वापस लिख लेते हैं यू। तो यहां पर पहले अनआयनाइज्ड, फिर आयोनाइज्ड, फिर अनआयनाइज्ड, इस तरह से ड्रग चलती है। तो जब हम ड्रग को लेते हैं तब वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है, मतलब हम बोल सकते हैं लिपोफिलिक नेचर की है। किस नेचर की है? लिपोफिलिक। और अगर अनआयनाइज्ड का मतलब लिपोफिलिक है, तो आयोनाइज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और फाइनली जब ये ड्रग एक्शन की जगह जाती है, साइट ऑफ एक्शन की जगह जाती है, तो ये किस फॉर्म में जाती है? अनआयनाइज्ड फॉर्म में साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। और अनआयनाइज्ड फॉर्म में मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं लिपोफिलिक, जो कि हमने पहले भी कहा था। और साइट ऑफ एक्शन पे किस नेचर में जा रही है? लिपोफिलिक नेचर में जा रही है। तो आपको भी पता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है फोस्फोलिपिड की बनी है। किसकी बनी है? फोस्फोलिपिड की बनी है। तो जो भी ड्रग आएगी वो किस नेचर की होनी चाहिए? लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए। दैट्स वाई साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद ये वापस अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्रग, क्योंकि ये लिपोफिलिक नेचर की होना चाहती है। अगर लिपोफिलिक नेचर की ड्रग होगी तो वो इजीली क्रॉस कर लेगी, साइड ऑफ एक्शन पे अच्छा एक्शन शो करेगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो ड्रग लेते हैं वो अनआयनाइज होती है, लिपोफिलिक की होती है। बॉडी में जाने के बाद डिसॉल्व होने के लिए वो आयनाइज हो जाती है, हाइड्रोफिलिक। और फिर साइट ऑफ एक्शन पे एक्शन दिखाने के लिए वो अनआयनाइज हो जाती है, मीन टू से वो लिपोफिलिक हो जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी उतना ही अच्छा वो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि जब भी आप ड्रग को लेते हो तो वो अनआयनाइज फॉर्म में होती है, फिर वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होके हाइड्रोफिलिक मतलब आयोनाइज हो जाती है। ये लिखा है आपको आयोनाइज। फिर वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, और साइट ऑफ एक्शन पे वो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो अनआयनाइज, मैंने ब्रैकेट मार दिया, अनआयनाइज हो जाती है। तो वही बात है, सबसे पहले अनआयनाइज ही रहती है, फिर आयोनाइज होती है, फिर वापस अनआयनाइज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनआयनाइज लिपोफिलिक, आयोनाइज हाइड्रोफिलिक, वो सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे चलते हैं, हम देखेंगे रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। जैसे अब हमने देख लिया कि ड्रग किस नेचर की है, ठीक है। अनआयनाइज की है तो वो लिपोफिलिक होगी, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी। तो एक बैलेंस होना चाहिए इसमें, आयनाइज अनआयनाइज में, वो भी एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, गुड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा बैलेंस होगा उतना ही अच्छा फार्माकोकाइनेटिक आएगा। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एक बात बताइए, अगर ड्रग अनआयनाइज फॉर्म की होगी, अच्छी होगी, साइड ऑफ एक्शन पे जाने के बाद, तो वो जल्दी पेनिट्रेट कर लेगी, लिपोफिलिक नेचर की होगी क्योंकि वो, और जल्दी पेनिट्रेट कर लेगी तो उसका एक्शन अच्छा आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, एक्सक्रीशन अच्छा होगा। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें अच्छी होगी अगर वो आयोनाइज अनआयनाइज जो कैरेक्टर है ड्रग का वो मेंटेन है, वो गुड है। तो आपको पता है अनआयनाइज मतलब लिपोफिलिक, आयोनाइज मतलब हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारा जो हमने पढ़ा, आयनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका नेक्स्ट है आपका सोल्युबिलिटी। उससे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखा है वीक एसिड के लिए, एक दे रखा है वीक बेस के लिए। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन है हेंडरसन हैजलबैच इक्वेशन, ठीक है। जहां पर आप बता सकते हो कि जो ड्रग है उसका आयोनाइजेशन कितनी देर में होगा या उसका डिसोसिएशन कितनी देर में होगा। तो ड्रग का आयोनाइजेशन पता करने के लिए, ड्रग का डिसोसिएशन पता करने के लिए, आयोनाइजेशन मतलब NaCl है जो कि टूटता है Na+Cl- में, पर ये कितनी देर में टूटेगा ये कौन बताएगा? हेंडरसन हैजलबैच इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बताती है कि कितना टाइम लगता है डिसइंटीग्रेट होने में, मीन टू से डिसोसिएट और आयनाइज होने में। तो दो इक्वेशन है, एक तो एसिड के लिए है, एक बेस के लिए है। देखो यहां पर अगर ये -pKa इस तरफ शिफ्ट होगा
तो यहाँ पर क्या बचेगा, पीएच। तो देखो यहाँ पर पीएच इक्वल्स टू, ये माइनस पी के इधर शिफ्ट हो गया, तो पी के प्लस लोग, माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, तो प्लस लोग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज, आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज। ये हो गया वीक एसिड के लिए और ये हो गया वीक बेस के लिए। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके आसानी से पता कर सकते हैं कि इस ड्रग का कितना डिसोसिएशन रेट है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी, और सोल्युबिलिटी आप सभी जानते हो, सोल्यूट को ऐड करना सॉल्वेंट में एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर में आपके आई थी कि सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर, या तो बोल लो पर्टिकुलर या फिर आप बोल लो 1000 ml ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, उसे हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। और सोल्युबिलिटी अगर बढ़ानी हो तो डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी नेचर ऑफ सोल्यूट पे। जैसे मान लीजिए ये सोल्यूट है और ये अंदर जो है सॉल्वेंट है, तो दोनों का नेचर एक जैसा होगा तो आसानी से घुल जाएंगे। जैसे बैक बेंचर दोनों एक जैसे हैं, आसानी से बातचीत कर लेंगे। किसी दिन फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर को बिठा दिया तो होगा क्या, बेचारा फ्रंट बेंचर परेशान होगा, बैक बेंचर तो मस्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी डिपेंड करता है। दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, आइदर हाइड्रोफिलिक आइदर लिपोफिलिक, दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर। अगर आपको सोल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए इस सोल्यूट को मुझे इस सॉल्वेंट में ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कर दूंगा तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब तीसरा पॉइंट है पीएच। तो पीएच पे क्या होता है, पीएच कम होता है ना तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। मतलब पीएच कम का मतलब है कि आपको पता है कि 7 पे न्यूट्रल होता है, अब 7 से कम एसिडिक होता है, तो एसिडिक पीएच पे क्या होता है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। पीएच कम का मतलब पीएच एसिडिक है और एसिडिक पीएच पे सोल्युबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर कैसे होता है वो देखो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, यहाँ पे सोल्यूट है और अंदर क्या है, सॉल्वेंट है। जब मैं सोल्यूट को ऐड करूंगा सॉल्वेंट में और यहाँ से अगर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगा, स्थिर करूंगा, मिक्स करूंगा, तो मिक्स करने से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से भी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। ये हो गया सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट। और आप कैसे बढ़ा सकते हो सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी आप बढ़ा सकते हो कॉम्प्लेक्सेशन से, ठीक है। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी आप सोल्यूबिलिटी को बढ़ा सकते हो। सरफेक्टेंट आप ऐड कर सकते हो, कोसोल्वेंट आप ऐड कर सकते हो। सरफेक्टेंट जैसे सोडियम स्टीरिएट, एसएलएस, एसएलएस का मतलब होता है सोडियम लोराइल सल्फेट, जो कि एक एनाइनिक सरफेक्टेंट है। तो ध्यान रखना सरफेक्टेंट कई तरह से होते हैं, जैसे केटाइनिक, एनाइनिक और नॉन आयनिक। और अगर मैं बात करूं एनाइनिक के एग्जांपल की तो सोडियम लोराइल सल्फेट, एसएलएस। नेक्स्ट है कोसोल्वेंट। कोसोल्वेंट जैसे अल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया, मेंथोल हो गया, तो ये भी हम यूज करते हैं ताकि ड्रग की सोल्युबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो जल्दी से सोल्यूबल होने के बाद वो जल्दी से एब्जॉर्ब, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट, जल्दी से फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, उसकी बायो अवेबिलिटी ड्रग की भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। तो देखो जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ये आपने थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। पार्टीशन कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, ड्रग का नेचर पता करते हैं कि ड्रग किस नेचर की है। क्या ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की है, क्या ड्रग लिपोफिलिक नेचर की है, क्या वो वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है, ये सब हम पता करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की मदद से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रग को डिसॉल्व कर देते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ कि हम किस तरह से ड्रग का नेचर पता करते हैं। एक तरफ है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक तरफ है वाटर की लेयर, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक तरफ है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लिपोफिलिक बोल लीजिए आप, ठीक है, और एक तरफ है वाटर लेयर मतलब हाइड्रोफिलिक बोल लीजिए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ड्रग डालोगे। आपने यहाँ पे क्या करा, ड्रग को एंटर किया और यहाँ पर मिक्स करके इसको छोड़ दिया। तो ड्रग जिस भी नेचर की होगी, सपोज ड्रग जो है अगर लिपोफिलिक नेचर की होगी तो यहाँ पर ही रह जाएगी, और अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी तो इस जगह पे आ जाएगी। तो ड्रग जिस भी नेचर की है थोड़े टाइम बाद वो उसी तरफ चल जाएगी। जब इसे हम शेक करके रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद ड्रग अपने आप उस तरफ चल जाती है जिस नेचर की वो है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो टेप लगा हुआ है ना, इसको यहाँ पर हम कंटेनर लगा के इसको रिमूव करके यहाँ से सारा पानी निकाल लेंगे एक तरफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन, फिर दूसरा यहाँ पर हम कंटेनर लगाएंगे और जो दूसरा सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला वो भी निकाल लेंगे। फिर हम चेक कर लेते हैं कि किसमें हमारी ड्रग जो है ज़्यादा सोल्यूबल हुई। जिसमें ड्रग ज़्यादा सोल्यूबल है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मतलब लिपोफिलिक में ड्रग ज़्यादा सोल्यूबल है तो ड्रग जो है लिपोफिलिक नेचर की हुई। अगर हमारी ड्रग वाटर लेयर में ज़्यादा सोल्यूबल है तो ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक नेचर की हुई। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और पार्टीशन कोफिशिएंट को हम के से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे बोला ऑयल अपॉन वाटर। ठीक है। कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं ड्रग की कंसंट्रेशन, तो सी का मतलब है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, जिसमें ज्यादा हुई तो ड्रग उसी नेचर की हुई। ठीक है। अगर के ज्यादा आ रहा है, पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा आ रहा है तो ड्रग लिपोफिलिक नेचर की होगी। ध्यान रखना, अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा आ रहा है तो ड्रग लिपोफिलिक नेचर की, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट कम आ रहा है तो ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। ठीक है। तो इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारी ड्रग का नेचर क्या है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक बात और, ड्रग का नेचर हम पता कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह की ड्रग है, क्योंकि लिपोफिलिक होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेगी, इसलिए हमें पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ड्रग किस नेचर की है, नहीं तो फिर हम रूट चेंज करें। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब ही बनेगी जब आसपास फोन होगा। फोन का मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये पीरियोडिक टेबल के इतने खतरनाक एलिमेंट हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, 3 एलिमेंट और भी हैं पर ये 3, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये आकर्षित करने वाले हैं कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों आकर्षित करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आप बोल रहे हो सर कि तीनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, कृपया बता दीजिए कितनी होती है। तो देखो फ्लोरीन की होती है 4। सर बस 4? हाँ भाई, और ये 4 जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की अप्रोक्स 3 समथिंग होती है। ठीक है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। अब हमारा क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल तरह का बॉन्ड है, एक स्पेशल तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल तरह का बॉन्ड है, एक स्पेशल तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, जो कि तब ही बनेगा जब वहां पर फोन होगा। फोन का मतलब अगर वहां पर कोई फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो इनकी प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और इन्हीं की प्रेजेंस में क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये बेचारा हाइड्रोजन खींचता चला जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये जब होते हैं तभी आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखा रखी है मैंने। ठीक है, दिस टाइप, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 तरह से होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है OH और यहाँ पर OCH3। ठीक है। और यहाँ पर है O हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से। अब मैं समझाता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह से कैसे होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर एक सिंगल है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OCH3, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर हुई है, तो हम इसे बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे? इंट्रा। इंट्रा का मतलब सेम में हुई है, तो यहाँ पर हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है? एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल ये है, यहां पर 2 के बीच में हो रहा है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, तो एक तो हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर का मतलब क्या है, जब वो दो के बीच में हो रही है, और इंट्रा का मतलब क्या है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो यहां पर आपको दिखा रखा है इंटर, इंटर का मतलब दो के बीच में, जैसा कि मैंने आपको कहा इंटर का मतलब होता है दो के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाटर के बीच में हो रही है, NH3 के बीच में हो रही है, ठीक है। फिर मैंने बोला इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन, खुद में ही हो रही है। ये रहा एग्जाम्पल, COOH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पर OH है, इन दोनों के बीच में हो रही है, और ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, दैट्स वाई इट इज इंट्रा। एंड यहाँ पर दो के बीच में हो रही है, दैट्स वाई इट इज इंटर। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया इंट्रा किसमें, इंटर किसमें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जो कि FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही बनेगा। पर सर इससे ड्रग का क्या संबंध, ड्रग का क्या संबंध? तो देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर हुई, इंटर का मतलब दो के बीच में, दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है और सोल्यूबिलिटी जो है बढ़ेगी। अगर इंटर हुई, दो के बीच में हुई, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। पर अगर सेम में हो गई, देखो यहां पर इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो गई, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी सब कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर खुद में हो रहा है, घर की बात घर में रह रही है, तो सोल्यूबिलिटी कम है। और यहां पर जब दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो हमें पता लग जाएगा कि ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ज्यादा है या कम, किसकी मदद से? अगर इंटर होगी, दो के बीच में होगी, तो सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब ज्यादा होगा। पर इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगी, तो सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ कम होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग, जो कि आपने पहले से ही पढ़ रखा है, थर्ड सेमेस्टर यूनिट नंबर 5। चलिए आज के लिए इतना ही, जहां पर हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे पहले हमने देखा पार्टीशन कोफिशिएंट, उससे पहले हमने देखा सॉल्युबिलिटी, और उससे पहले हमने देखा आयोनाइजेशन। दिस आर द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नोट्स के लिए DOB एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।